कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल AEPS पे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं F12। आपका एक प्रकार का ऐसा टेक्निकल विषय जिसे आपको समझ समझ कर अपने एग्जाम में लिखने का कार्य करना है। सर्वप्रथम इसके लिए हम लोग एक बार ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। F12 कहने का आपका आशय है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक कहने का आपका सिंपल सा तात्पर्य होता है कि जब हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में, उस कार्य में हम लोग जब तकनीक का उपयोग करते हैं, तकनीक का अर्थ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कार्यों को एक दिशा देने का कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के जटिल संरचनाओं को सरलतम स्वरूप में प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है तकनीक। अर्थात शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हम अपने शैक्षिक संदर्भों में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से अपने कक्ष में या अपने शैक्षिक कार्यों को सुचारू तरीके से क्या करते हैं, संचालित करने का कार्य करते हैं, वही हमारा कहलाता है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक। इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर हम लोग समझने का काम करें तो शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक कहने का क्या आशय है, तो लिखिएगा, सूचना एवं संचार तकनीक कहने का आशय होता है एक प्रकार से ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम लोग अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को सरल बनाते हैं। क्योंकि अभी के इस समकालीन परिवेश में हमारे चारों तरफ क्या है, तकनीक ही तकनीक है, टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है, और इन तमाम प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम लोग अपने शैक्षिक कार्यों को सरल, सजग और सुविधाजनक बनाने का कार्य करते हैं। और इन तमाम प्रकार के कार्य क्षेत्रों में हमारा सूचना एवं संचार तकनीक के विभिन्न प्रकार के उपकरणों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा कि शिक्षा अपने आप में एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और इस ज्ञान के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने का कार्य करते हैं। और इन सभी प्रकार के कौशलों को सीखने में अभी के समकालीन परिवेश में विभिन्न प्रकार के ICT उपकरण का क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण स्वरूप आज के समय में हम लोग कंप्यूटर का, मोबाइल का, इंटरनेट का, इन तमाम प्रकार के तकनीकों का उपयोग करते हुए कहीं से भी विभिन्न प्रकार के संपर्कों को समझ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा में सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से हम निम्नलिखित प्रकार के कार्यों को करते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का कक्षा का शिक्षण करना है, परीक्षा का मूल्यांकन करना है, कोई सूचना को पहुंचाना है, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक चीज़ों को क्या करना है, सुसज्जित तरीके से मैनेजमेंट करना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, बच्चों के रिजल्ट का निर्माण करना है, किसी प्रकार का टेस्ट लेना है, बच्चों का एडमिशन लेना है। इन तमाम प्रकार के कार्यों में हम लोग क्या करते हैं, ICT का उपयोग करते हैं। बच्चों का डॉक्यूमेंट तैयार करना है, पोर्टफोलियो तैयार करना है, उसे तैयार करके वेबसाइट पे अपलोड करना है, ये सब हमारा क्या है, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक है। एवं सबसे बड़ा जो बदलाव आया है इसके माध्यम से, तो वह आया है दूरस्थ शिक्षा में। उदाहरण स्वरूप अभी आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल के माध्यम से इस क्लास को देखने का काम कर रहे हैं, ये भी क्या है, अपने आप में एक प्रकार का ICT है, जिसे हम लोग दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अभी के समकालीन परिवेश में हमारे शैक्षिक संदर्भ में शिक्षा के क्या है, तो एक नवीन प्रकार का जो एक नवाचार आया है, उस नवाचार में हमारे ICT का भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट, विभिन्न प्रकार के उपकरण इस प्रकार से होते हैं। अर्थात अगर आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा कि सूचना एवं संचार तकनीक से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न अवयव का व्याख्या करते हुए इसकी उपयोगिता एवं महत्व बताएं, तो कैसे लिखिएगा कि सूचना एवं संचार तकनीक का तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनकी सहायता से जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया, संग्रहित और संसाधित और संप्रेषित किया जाता है। यह कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, मल्टीमीडिया, डिजिटल कैमरा, प्रोजेक्टर आदि तकनीकों का एक ऐसा समुच्चय है जो शिक्षा, संचार, चिकित्सा, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ है,
उपयोगी सिद्ध हुआ है, अर्थात अपने विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में, जो कि आज के समय में हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। और उन तमाम प्रकार के दिनचर्या के अंतर्गत बहुत प्रकार के ऐसे हमारे कार्य क्षेत्र हैं जो कि पूर्ण रूप से हमारे आईसीटी के ऊपर में टिका हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर में टिका हुआ है। टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक के ऊपर में टिका हुआ है, जिसके द्वारा हम लोग अपने हर एक कार्यों को बड़े ही सरलतम रूप में और उससे भी बड़ी बात है तीव्रता के साथ में करने का कार्य करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। आज से लगभग 10 वर्ष 12 वर्ष पूर्व हम लोग रात में 3 MB का एक गाना सुनने के लिए रात में डाउनलोड लगाते थे और तो सुबह तक में वो डाउनलोड होता था। परंतु आज अगर आपके इस वीडियो में हल्का सा बफरिंग हो जाए तो आप कमेंट करने लगेंगे, सर क्लास फंस रहा है, क्लास फंस रहा है, क्लास फंस रहा है। इस तरह से हमारा टेक्नोलॉजी क्या हो चुका है, इतना अपग्रेड हो चुका हुआ है, जो कि अब हम इससे पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं। अब इससे छुटकारा पाना कदापि संभव नहीं है। तो आईसीटी के प्रमुख अवयव इस प्रकार से होते हैं। एक हमारा होता है हार्डवेयर, एक हमारा होता है सॉफ्टवेयर, उसके बाद नेटवर्किंग, इंटरनेट और वेब टेक्निक और कम्युनिकेशन टूल्स। कहने का आपका अर्थ हुआ, उदाहरण स्वरूप आपका कंप्यूटर, मोबाइल, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या हो गया आपका, तो हार्डवेयर के अंतर्गत में आ जाएगा। और उसके अंदर में उस चीज को चलाने के लिए जो हम लोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा उस हार्डवेयर को हम लोग संचालित करने का काम करते हैं, तो वह हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार का हमारा सॉफ्टवेयर होता है। उदाहरण स्वरूप आपके मोबाइल में ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिससे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं अगर आपको कहूं कि आप अपने मोबाइल में कैमरा को अनइंस्टॉल कीजिए, फोन को अनइंस्टॉल कीजिए, तो ये मैसेज को अनइंस्टॉल कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। वो पहले से प्री लोडेड है। प्री लोडेड का मतलब पहले से जो हमारा उसमें डाला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो आप लोग अपने इच्छानुसार व्हाट्सएप को, टीच एक्स्ट्रा को, ये सब जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उन तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर को सही तरीके से चलाने के लिए हम लोग अपने विंडोज वगैरह में एंटीवायरस को क्या करते हैं, इंस्टॉल करके रखते हैं, दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारा नेटवर्किंग, इसके अंदर हमारा क्या चला आएगा, तो इंटरनेट की बात आ जाएगी। इंटरनेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है लैन, एक होता है वैन और एक होता है हमारा वाईफाई। लैन कहने का अर्थ हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम सभी लोगों के घर में लगा होगा। वैन का मतलब वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो कि एक बड़े मल्टीनेशनल वगैरह कंपनी में जहाँ पे बड़े बड़े डाटा का ट्रांसफर होता है, नासा हुआ, इसरो हुआ, वहाँ पर हम लोग इस चीज़ का उपयोग करते हैं। और एक इंटरनेट से विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वाईफाई का उपयोग करते हैं। और उस वाईफाई के मोबाइल में हम लोग स्कैन करते हैं और अपना कनेक्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड वाईफाई। और उसी को आप लोग अपने मोबाइल से भी करते होइएगा, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, तो हॉटस्पॉट के नाम से आप लोग जानते होइएगा। अगला है हमारा कम्युनिकेशन टूल्स। कम्युनिकेशन टूल्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमें आपस में कनेक्ट करने का एक प्रकार का माध्यम है। उदाहरण स्वरूप आपने व्हाट्सएप पे क्या होता है, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। यूट्यूब हमारा कम्युनिकेशन टूल्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ वन वे है और वन वे हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है। मैं कुछ बोलूंगा, फिर उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर मैं उसको पढ़ूंगा, फिर मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं आपके भावनाओं को डायरेक्ट मैं नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए कभी कभी मैसेज क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। और मैसेज के वजह से, चैटिंग के वजह से बहुत सारा चीज क्या होता है, लॉयल न होकर टुकड़ों में टूट जाता है। क्यों, क्योंकि मैसेज सदैव अंडरस्टैंडिंग हो ये आवश्यक नहीं है। मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूं और आप किस संदर्भ में ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम दोनों के संज्ञान पे, हम दोनों के मेंटल डेवलपमेंट पे। इसलिए कम्युनिकेशन टूल्स के अंदर में हमारा व्हाट्सएप हो जाएगा, या कोई भी जो आपका एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप वीडियो चैट करते हैं, वो सभी आपका कम्युनिकेशन टूल्स हो जाएगा। डायरेक्ट आपका फोन हो गया, ये सभी वीडियो कॉलिंग, चैटिंग एप्स, वेब क्रॉसिंग, ये सभी क्या है हमारा एक प्रकार का, तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन टूल्स हो गया। ठीक, आगे बढ़ने का काम कीजिए। अगला है आपका आईसीटी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में है, बिल्कुल है, ये सब तो आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। शिक्षा में है, सूचना में है, प्रशासन में है, स्वास्थ्य सेवा में है और रोजगार के अवसर में है। और श्रम, समय और श्रम की बचत। श्रम का मतलब क्या होता है, अत्यधिक मेहनत को हम लोग बोलते हैं श्रम। श्रम में बचत अर्थात
शिक्षा में तो आप लोग लिख ही दीजिएगा, इसके माध्यम से हम लोग ई लर्निंग करते हैं, स्मार्ट क्लास करने का काम करते हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर रहे हैं। और उसी के अलावा क्या है आपका स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास जो मैं अभी कंडक्ट करने का कार्य कर रहा हूं और आप इसके माध्यम से ई लर्निंग करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैं आपके पीडीएफ को आपके साथ में शेयर करूंगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिजिटल कंटेंट के नाम से जानेंगे। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हो गया, या फिर इसके माध्यम से हम लोग सूचनाओं को बहुत तेजी से रातों रात कोई क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। किसी प्रकार की वीडियो का आपने देखा होगा वायरल हो गया, क्यों? क्योंकि एक प्रकार से सोशल साइट का एक ऐसा हमारा जंजाल है जहां पे हम सभी लोग आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, और कोई भी चीज रातों रात वायरल हो जाता है। उसके अलावा है आपका प्रशासन में पारदर्शिता, ई गवर्नेंस से सरकारी सेवाएं आसान और पारदर्शी बन गई है। कितने प्रकार के हमारे लिए योजना है, किस किस प्रकार का हमें लुत्फ उठाना है, किस स्टेप में करना है, किसी प्रकार की चीज़ों का जानकारी प्राप्त करना है, तो आज के टाइम में हम लोग गूगल से ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करने का काम करते हैं। एक टाइम था कि हम लोग गूगल पे कंटेंट को सर्च करते थे, परंतु अब हमारा आदत हो गया है वीडियो को देखते हुए चीज़ों को देखने का, तो हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं। और यूट्यूब भी आपका ऐसा है कि जो चीज़ आप सर्च कीजिएगा उसका रिजल्ट आपको वो जरूर खोज के ला कर दे देगा। उसके बाद आपका स्वास्थ्य सेवा में हो गया, विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल में आप लेजर ट्रीटमेंट का नाम सुनते होइएगा। बहुत ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पे हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। और सभी टेक्नोलॉजी हमारा क्या है, तो ICT है। इस तरह से इसके उपयोगिता को लिखने का कार्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ICT का क्या उपयोग है। जस्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ने का काम किया उसी तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, परंतु सबसे पहले आपको क्या करना है, हल्का सा इंट्रो, कि प्राथमिक शिक्षा वह आधार होती है जिस पर बच्चे की आगे की संपूर्ण शिक्षा का निर्माण होता है। इस स्तर पर बच्चों की समझ, रुचि और सीखने की शैली भिन्न होती है। ऐसे में ICT का प्रयोग शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि एक प्रकार की ऐसी अवस्था है, एक प्रकार का ऐसा हमारा प्रारंभिक अवस्था होता है जहां पे बच्चों को पूर्ण रूप से विभिन्न प्रकार के जटिल संरचनाओं में उनके आनंद को, उनके जिज्ञासा को, उनके रुचि को संलग्न करना अति आवश्यक होता है। और जब तक हम लोग उनके आनंद, जिज्ञासा, रुचि को संलग्न नहीं करेंगे, वो अपने विषय वस्तु के प्रति मन नहीं बना पाएंगे, सक्रिय नहीं हो पाएंगे। और इन तमाम प्रकार की चीजों में रुचि लाने के लिए हम लोग अपने कक्षा कक्ष में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप अपने कक्षा कक्ष में हिंदी के कविता को पढ़ाने के लिए हमने क्या किया, डिजिटल बोर्ड पे उस कविता का वीडियो दिखाने का कार्य किया। बच्चा लोग क्या करेगा, बड़े आनंद के साथ उस वीडियो को देखेगा और समझने का काम करेगा। जिस कविता को सिर्फ मैं पढ़ रहा था, उस कविता पे अब क्या है, बैकग्राउंड में उसका वीडियो चल रहा है, उसका सीन चल रहा है, तो बच्चे को और ज्यादा उसमें आनंद आएगा और मजे के साथ वो चीजों को समझना प्रारंभ करेगा। अगला है आपका समावेशी शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक की उपयोगिता। लिखिएगा, समावेशी शिक्षा कहने का तात्पर्य एक प्रकार का ऐसा शिक्षा जहां पे हम सभी लोगों को एक समान भाव से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उस प्रकार के शिक्षा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक वैविध्यपूर्ण वातावरण होता है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य बच्चे, वंचित समूह वाले बच्चे, उपेक्षित वर्ग वाले बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का क्या होता है, समूह होता है। और उन तमाम प्रकार के बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, समता एवं समानता का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, समता एवं समानता का उपयोग करते हैं। एवं अपने कक्षा कक्ष में इन दोनों का उपयोग करने के लिए खास करके हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि इसके अंतर्गत में आते हैं, उनके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा उनका क्या करते हैं, आकलन करने का या उन्हें सिखाने का कार्य करते हैं। और ये सभी उपकरण इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला हमारा टेक्स्ट टू स्पीच। क्या है हमारा, टेक्स्ट टू स्पीच। आप लोग भी अपने अपने मोबाइल में बगल में एक ठो आइकन बना होगा वॉइस वाला, उस पर एकदम क्लिक कर रहिएगा, बोलिएगा गूगल हमारे आसपास में कोई खाने वाला सामान है, तो गूगल आपको बताएगा, गूगल एक गाना सुनाओ। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? या फिर अगर आईफोन यूजर होइएगा तो है सिरी करके आप लोग बातचीत करने का काम करते होइएगा। करते हैं कि नहीं करते हैं, कभी किए हैं? चलिए, तो कह रहा है टेक्स्ट टू स्पीच, यह सॉफ्टवेयर लिखे हुए शब्दों को आवाज में बदल देता है। दृष्टिहीन या पढ़ने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए क्या होता है, ये उपयोगी होता है। उदाहरण स्वरूप आपने कुछ भी गूगल पे सर्च किया और वहां पे बगल में इस तरह से आपका क्या होगा, एगो आइकन होगा। ठीक, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सारा चीज आपको
बोलने लगेगा या उस पर क्लिक करके आप बोलिएगा तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, सेम वही चीज हो गया। गूगल वॉइस टाइपिंग। अगला है आपका साइन लैंग्वेज टूल्स, श्रवण या बोलने में अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा वाला वीडियो, ऑडियो बुक्स एंड रिकॉर्डेड लेसन। दृष्टिबाधित बच्चों को क्या अगर देखने में समस्या हो रहा है तो उनके लिए हम लोग सुनने वाली चीज़ों का उपयोग करते हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ये स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट को क्या करेगा, पढ़ कर सुनाएगा, जो कि खास करके हमारे दृष्टिबाधित बालकों के लिए होता है। ब्रेल डिस्प्ले किसके लिए होता है, आपके दृष्टिबाधित बालकों के लिए होता है। इंटरेक्टिव लर्निंग गेम्स एंड एप्स, अर्थात ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अपने आप का मन नहीं लगा पा रहे हैं, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं, पढ़ाई में उनका रुचि नहीं है, तो उनके लिए हम लोग इस प्रकार के गेम का क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। एडेक्टिव कीबोर्ड, माउस या स्विच, जिन बच्चों को सामान्य कीबोर्ड से दिक्कत होता है उनके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लेटर होगा, एक एप्पल और एप्पल का उसमें फोटो भी बना रहेगा, उस प्रकार से आपका कीबोर्ड होगा, कस्टमाइज किया जाता है ताकि बच्चा उस पर और आनंद के साथ क्रियाओं को कर सके। और मोबाइल लर्निंग ऐप्स, जैसे कि किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए है आवाज ऐप, किसी को मान लीजिए किसी प्रकार का समस्या है, नेत्रहीन है, तो उसके लिए क्या है, सिंग AI करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी करके। तो ये सभी हमारे ऐसे उपकरण हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पेशल चाइल्ड, जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले हैं। एवं अब सामान्य बच्चों के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो सामान्य बच्चों के लिए हमारे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या करेंगे, उन्हें पढ़ाने का काम करेंगे। सामान्य बच्चा हर एक प्रकार के उपकरण में वह संलग्न हो सकता है, चाहे इस चीज को भी उसके सामने में रखिएगा, यहाँ भी वह संलग्न होगा। खास करके हमारे समावेशी स्वरूप में आपको ध्यान देना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो अलग अलग प्रकार का हमारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उस चीज को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला है आपका कंप्यूटर एवं मोबाइल में परिचय देना, लिख दीजिएगा, क्यों नहीं लिख पाइएगा, लिख दीजिएगा ना जी। चलिए, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ऐसे आपका प्रकार एनालॉग कंप्यूटर हुआ, डिजिटल कंप्यूटर हुआ, माइक्रो हुआ, मिनी हुआ, ये सभी आपका क्या हुआ, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हो गए। कंप्यूटर स्मृति भंडारण, इसी को हम लोग दो प्रकार से बोलते हैं, एक हमारा होता है इंटरनल मेमोरी, एक होता है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल के अंतर्गत हमारा कैश मेमोरी चला आता है, और एक्सटर्नल में हमारा क्या होता है, HDD, या उसी को आप लोग SDD के भी नाम से जानते होइएगा। और आपने नाम सुना होगा रैम और रोम के बारे में, रैम और रोम के बारे में सुने हैं, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का ऐसा स्टोरेज जो कि हमारा किसी न किसी कंपनी के कहाँ पे होता है, सर्वर पे होता है। उदाहरण स्वरूप आप लोग अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज का जो उपयोग करते हैं, दैट्स कॉल्ड द सुटेबल एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, जस्ट हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। फिर भी आपके लिए थोड़ा सा है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार इस प्रकार से होते हैं, जो भी आपको इसमें ध्यान रखना हो रखिएगा। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ, जिससे आप कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं, एज लाइक आपका लैपटॉप। एक नज़र यहाँ पे अवश्य डालने का काम कीजिएगा। ये सभी हमारे क्या है, तो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार होते हैं। बात करें क्लाउड स्टोरेज का, तो ये क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार से हमारा इंटरनेट आधारित डेटा भंडारण सेवा है, जहां आपका डेटा दूरस्थ सर्वरों पर सुरक्षित रहता है और आप अपने फाइल्स, दस्तावेज, फोटो, वीडियो आदि को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। उस प्रकार के चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। क्लाउड स्टोरेज के मुख्य फायदे इस प्रकार से होते हैं, कहीं भी यह पहुंच सकता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आपने गूगल ड्राइव में या जीमेल में किसी भी चीज़ को क्या कर रखा है, तो सेव करके आपने रखने का काम किया, सेव करके आपने रखने का काम किया है। और आप कहीं बाहर चले गए, आप कहाँ चले गए, तो आप कहीं बाहर चले गए, अब वहाँ पे आपको उसका क्या करना है, उपयोग करने का काम करना है। आपको क्या करना है, उपयोग करने का काम करना है। अब उसके लिए आप क्या कीजिएगा बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, बगल के किसी साइबर कैफे में जाइएगा और साइबर कैफे में जाकर अपने जीमेल को आप क्या कीजिएगा, साइन इन करने का काम कीजिएगा। जैसे ही आप अपने जीमेल में साइन इन कीजिएगा तो आपका जितना भी गूगल पे सेव चीज होगा सो आपको दिखने लगेगा, उसका आप उपयोग करने लगिएगा और उसके माध्यम से क्या होगा, तो उसके माध्यम से आप उस डाटा को एक्सेस कर पाइएगा। क्या कर पाइएगा, एक्सेस कर पाइएगा, समझ पाइएगा। दैट्स कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज। अगर आपसे सिंपल पूछेगा
कंप्यूटर और मोबाइल में क्या अंतर है, तो कैसे लिखने का काम कीजिएगा। दोनों एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर क्या है हमारा, तो कंप्यूटर हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को व्यक्त करने का या विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं। क्या लगा हुआ है, ले जाइए, पानी है। तो कंप्यूटर अपने आप में क्या है, एक प्रकार का हमारा डिजिटल उपकरण होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को, जो भी हम निर्देश देने का काम करते हैं, उस कार्य को वह करके हमारे सामने में लाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, वह एक प्रकार से हमारा काफ़ी तीव्रता, तीव्रता क्या है उसकी विशेषताएं हो गई, सटीकता क्या हो गया उसका विशेषता हो गया, और जो भी आप निर्देश दीजिएगा उस निर्देश के आधार पर वह कार्यों को करके आपको देगा। क्लाउड स्टोरेज का हम लोग थे, क्लाउड स्टोरेज का हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव हो जाएगा। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हुएगा तो टेरा बॉक्स का आपने नाम सुना होगा, ड्रॉप बॉक्स का नाम सुना होगा। ये सभी हमारा क्या है, तो विभिन्न प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है, जिसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को, एप्पल क्लाउड होता है, उसके बाद आपका वन ड्राइव होता है। इन तमाम प्रकार के क्लाउड स्टोरेज में हम लोग चीज़ों को स्टोर रखते हैं और उसको जब चाहें, जहां चाहें, जिस तरह से चाहें उस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, एप्पल आई क्लाउड, अमेजॉन ड्राइव, और इसी को हम लोग परचेज भी करने का काम करते हैं। ऐसे तो आपको 15 GB मिलता है मुफ्त में, अगर आप चाहें तो उसको आप परचेज भी कर सकते हैं। इसके उपयोग क्या है, तो फाइल के बैकअप के लिए, दस्तावेज को ऑनलाइन स्टोर या शेयर करने के लिए, टीम और ऑफिस के बीच सहयोग के लिए, मोबाइल और कंप्यूटर के बीच डेटा को सिंक करने के लिए। उदाहरण स्वरूप जैसे कि मैं यहाँ पर पीपीटी बनाता हूँ, तो हम लोगों का क्या है, MS ऑफिस का मैंने ले रखा हुआ है एक्सेस। अब उसमें क्लाउड पे हमारा काम है। अब यहाँ पे भी आपका सिस्टम लगा हुआ है, कोचिंग है टीच एक्स्ट्रा एकेडमिक, वहाँ भी सिस्टम लगा हुआ है, पटना जाते हैं तो वहाँ भी सिस्टम लगा है, मुंबई जाते हैं तो वहाँ भी सिस्टम लगा है। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपना सिस्टम लेकर तो नहीं चलेंगे पूरा कंप्यूटर को लेकर, बस वहाँ पर बैठे और अपना डायरेक्ट इसको खोले तो जो काम हम सीतामढ़ी में किए हुए हैं, जहाँ पे छोड़े हुए हैं, उतने पे खुलेगा मुंबई में। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्लाउड से कनेक्टेड है। इंटरनेट होना चाहिए इन तमाम प्रकार के कार्यों के लिए, इंटरनेट सबसे मस्ट। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो क्लाउड को आप एक्सेस कैसे कीजिएगा, बादल के चीज़ों को एक्सेस कर पाइएगा बिना इंटरनेट का, नहीं। तो ये होता है हमारा क्लाउड स्टोरेज। ठीक, उदाहरण स्वरूप अगर आपने अपने मोबाइल को चेंज किया, जैसे ही आप मोबाइल में नया मोबाइल लेते हैं और अपना जीमेल को आप साइन इन करते हैं, जितना आपका मोबाइल नंबर सेव होगा आपके गूगल पे, वो सारा मोबाइल नंबर उसमें चला आता है कि नहीं। जितना आपका फोटो सेव होगा गूगल फोटोज में, सारा फोटो चला आता है कि नहीं, उसी को बोलते हैं बैकअप करना। ठीक, तो अब बहुत चीज़ आपका आसान हो गया है। मुझे लगा कि कहीं सॉफ्टवेयर के प्रकार में आपको दिक्कत हो, तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर का प्रकार है। जैसे कि सॉफ्टवेयर मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। परंतु इसके अंतर्गत में देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, किसके अंदर में आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सिस्टम को मैनेज करने और ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है, जैसे कि हमारा एंटीवायरस वगैरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं। डिवाइस का ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर कहने का आपका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि आपके मोबाइल में कैमरा, कैमरा क्या है अपने आप में एक प्रकार का हार्डवेयर है, परंतु कैमरा को क्लिक करते ही हमारा फोटो खिंचा जाए, उस तरह के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया और उसके लिए उसके अंदर में डाला गया, उसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। उदाहरण स्वरूप अगर आपके पास में लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप में मान लीजिए कि आपको क्या करना है, पेन ड्राइव है या फिर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वाईफाई का आपका पोर्ट लगा हुआ है, आपके सिस्टम में उसका पोर्ट लगा है, परंतु सिस्टम को ऑन करने के लिए, उस हार्डवेयर को निर्देश देने के लिए आपको उसके मालिक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। तो क्या लिखिएगा, हार्डवेयर को दिशा निर्देश देने वाले यंत्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिवाइस ड्राइवर बोलेंगे। फर्मवेयर, हार्डवेयर के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर को, जो हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम करता है। और उसके बाद हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस भी चीज़ को हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं
उसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सभी हमारा क्या है? तो वेब ब्राउजर। आपसे अलग से पूछ भी सकता है कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर है, तो पता है कि नहीं? वेब ब्राउजर आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सब ये क्या हो गया? हमारा वेब ब्राउजर हो गया। परंतु जब भी हम लोग किसी भी चीज को सर्च करते हैं, उदाहरण स्वरूप आपके मोबाइल में इस तरह का आइकन होगा, आप सभी के मोबाइल में यहाँ पे इससे बना होगा आइकन, है ना? अब इसमें आप कुछ भी लिखे, मान लीजिए कि आपने लिखा teachextra.com या सिंपल आपने टीच एक्स्ट्रा लिखा, तो ये क्या करेगा? आपने इसको लिखा, गूगल पे आपने लिखा। अब गूगल का अपना सर्च इंजन है, सबसे बड़ा सर्च इंजन किसका है? तो गूगल का है। याहू का भी है, गूगल का भी है। तो गूगल वाला क्या करेगा? सर्च इंजन अब इसको जाएगा, पूरा समस्त विश्व में फाइंड आउट करेगा, और जहां उसको टीच एक्स्ट्रा दिखेगा उसको खोज के लाएगा नीचे में रिजल्ट। अब जैसे ही आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा तो 4-5 को पेज में आपका आएगा बन के। अब टीच एक्स्ट्रा का यूट्यूब का भी आएगा, वेबसाइट का भी आएगा, इंस्टाग्राम का भी आएगा, उसके अलावा आपका टेलीग्राम का चैनल है वो भी आपका आ जाएगा। जहां जहां इंटरनेट पे मौजूदगी है टीच एक्स्ट्रा का, वो सारा खुलकर आपका यहाँ पर चला आएगा। या पूछिएगा आप किसी एआई से कि टीच एक्स्ट्रा क्या है, तो आपको बताएगा कि टीच एक्स्ट्रा क्या है। वो पूरा गूगल से सर्च करके लाता है, तो उसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। विभिन्न प्रकार के असंख्य चीजों में से जो चीज आपको चाहिए उसे सर्च करने के लिए आप पहले कहाँ जाएंगे? ब्राउजर पे, जो कि आपके मोबाइल में है। उस ब्राउजर को आप ओपन करेंगे, वहां पे अपने प्रॉब्लम को आप डालेंगे और उस प्रॉब्लम को वह फाइंड आउट करके लाता है। उदाहरण स्वरूप अभी आपने यूट्यूब क्या हुआ? एक प्रकार का हमारा प्लेटफॉर्म है। अब यूट्यूब के कोना में इसे सर्च करने का ऑप्शन बना हुआ है, वहां पे आपने सर्च किया बिहार डीलेड F12 IQS बाई गौरव वर्मा। अब उस IQS का वीडियो क्या होगा? यूट्यूब पूरा सर्च करके आपके सामने में लाके रख देगा कि ये रहा उसका वीडियो, और उस वीडियो को आप देखने का काम कीजिएगा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर, गेम्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इन तमाम प्रकार चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने का काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा कितना हो गया? 3 प्रकार का लिखिएगा सॉफ्टवेयर में। एक हमारा क्या लिखिएगा? बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आइए, ऑफिस ऑटोमेशन क्या है? तो लिखिएगा ऑफिस ऑटोमेशन कहने का आशय होता है एक प्रकार का ऐसा कार्यालय जहां पे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए हम तकनीक का उपयोग करते हैं, तकनीक के आधार पे कार्यों को करते हैं। उस प्रकार के कार्य को ही हम लोग ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के कार्य स्वचालित होते हैं, सिर्फ हमें निर्देश देने का कार्य करना होता है। अपने ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग MS ऑफिस का उपयोग करते हैं। MS ऑफिस अपने आप में एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को, और उसके कुछ हमारे क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। जैसे कि हमारा वर्ड प्रोसेसर, PPT को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और एक्सेल के अंदर के पेज को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। और इस तीनों के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। और एक हमारा होता है आउटलुक। आउटलुक क्या हुआ? तो ऑफिस के अंदर में आपस में मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देता है आउटलुक। जो भी आपका ऑफिशियल चीज होगा या IT सेक्टर में होगा, तो वो जीमेल के थ्रू नहीं, आउटलुक के थ्रू होता है आपस में बातचीत, जिसे उसमें जितने भी लोग उपस्थित हैं वो अपने अपने जगह से देख सकते हैं। सारा मैसेज का एक रिकॉर्ड होता है, और ये ऑफिशियल आप जो भी बात करना चाहते हैं वो आउटलुक के थ्रू अपने कार्यालय में आप क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप वर्ड प्रोसेसर से आपका क्या अभिप्राय है? तो ये हमारा क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। इसके अंतर्गत हम लोग किसी प्रकार की चीज़ों को टाइप कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें फोटो लगा सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी प्रकार के दस्तावेज को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला हमारा क्या है? तो अगला है हमारा स्प्रेडशीट से आपका क्या अभिप्राय है? तो क्या लिखिएगा? स्प्रेडशीट कहने का आशय होता है कि यह MS ऑफिस के अंतर्गत जब हम अपने कार्यालय में MS एक्सेल का उपयोग करते हैं, उसी MS एक्सेल के
फ्रंट पेज को जैसे ही हम लोग MS एक्सेल को ओपन करेंगे, किसे ओपन करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो उसका जो फ्रंट पेज खुल कर आता है उसी पेज को हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। ये रो और कॉलम के रूप में होता है, शायद आपको दिख ना रहा हो तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये आपका क्या होता है, रो और कॉलम के रूप में होता है, जिसका उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संग्रहण करने में, किसी के मार्कशीट को बनाने में, अटेंडेंस बनाने में, किसी प्रकार के मुद्रा का आदान प्रदान करने में, किसी का बैलेंस शीट बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। MS एक्सेल के अंतर्गत हम लोग डाटा को लिख सकते हैं, कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इसके इस फ्रंट पेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। और अगर आपको पूछे एग्जाम में तो बगल में इस प्रकार से एगो फोटो भी बना दीजिएगा, ठीक है, एगो फोटो बना दीजिएगा और ऊपर में क्या लिख दीजिएगा, ABCD, और यहाँ पे शीट 1 शीट 2 और प्लस का आइकन, ये आपका क्या बन गया, तो स्प्रेडशीट बन गया। ठीक है, मन करे तो इस कॉर्नर से नंबरिंग 1 2 3 4 ये आपका नंबरिंग हो गया। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट। और आपके वर्ड प्रोसेसर की तरह ही होता है आपका क्या, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अभी जो आप इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को मैंने कहाँ पे बनाया होगा, तो इसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बनाया होगा। देख रहे हैं बगल में ये टैब सब आपको दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन सब लिखा हुआ है। इसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम आपके क्लास के PDF को बनाने का काम करते हैं। ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रकार है, जहाँ पे हम लोग किसी प्रकार के टॉपिक को, थीम को बनाने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी चीज़ को हम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसे हम लोग स्लाइड शो के माध्यम से या PDF के माध्यम से या PPT के माध्यम से पर क्या करते हैं, प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, और यही हमारा कहलाता है वर्ड प्रोसेसर। इन सभी की विशेषताएं इस प्रकार से होती है, चाहे आपका वर्ड प्रोसेसर हो, चाहे आपका स्प्रेडशीट हो, चाहे आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो, इन सभी की विशेषताएं इस प्रकार से होती है। इसके माध्यम से क्या होगा, बच्चों के बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, बच्चे विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्णायक बनते हैं, जो भी निर्देश दीजिएगा वह कार्य करके आपको देगा। तीसरा क्या होगा, सृजनशील गुण का विकास होता है। ठीक, बच्चे नवाचार से परिचित होते हैं। ठीक, आधुनिकीकरण का उपयोग करना वह प्रारंभ करते हैं, अपने कार्यों को सरल तरीके से कर पाते हैं, उनके कार्य में तीव्रता आती है, बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है। ये सभी आपका क्या चलाएगा, इसके अंतर्गत में आ जाएगा। अब वहाँ पर जो कुछ चंद शब्द आपके बचे हुए थे, आइए उसे हम लोग देखने का काम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। इंटरनेट ब्राउजर तो समझ ही गए, सर्च इंजन समझ ही गए। इंटरनेट आपसे पूछेगा कि इंटरनेट से आपका क्या अभिप्राय है, व्याख्या करें, या इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। जल्दी से पढ़िए तो इंटरनेट क्या होता है, क्या कह रहा है आपको। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर और डिवाइस को एक वैश्विक नेटवर्क है जो आपस में जुड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, आपस में जोड़कर चीजों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट के कार्य इस प्रकार से होते हैं, किसी को ईमेल भेजने के लिए या वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए, ऑनलाइन जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता है, जानकारी को खोजने के लिए इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ है, तो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन या ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इन तमाम प्रकार की चीज़ों के द्वारा ही हम लोग क्या कर पाएंगे, तो इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। आवश्यकता का मतलब इंटरनेट का आवश्यकता नहीं, इंटरनेट के लिए क्या क्या आवश्यक चीज होना चाहिए आपके पास में, सो
आपके पास में मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास में ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाइएगा, इंटरनेट का उपयोग कर पाइएगा। आपके पास में सिम है, सिम में 2 GB डाटा भी है, पर ना आपके पास मोबाइल है ना कंप्यूटर है, तो सिम कहाँ लगा के उपयोग कीजिएगा, चाहिए ना डिवाइस। वही आपका आवश्यकता की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ई लर्निंग से आपका क्या अभिप्राय है। ई लर्निंग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। मैंने बहुत सारे चीज़ों को जो मुझे मेन लगा, मुख्य लगा, वही मैंने डालने का काम किया। ई लर्निंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं। अर्थात ई लर्निंग का तात्पर्य होता है कि जब कोई शिक्षक और विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं या शिक्षा देने का काम करते हैं, उस प्रकार के प्लेटफॉर्म को ही हम लोग ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। इसमें वीडियो, ऑडियो, PDF, क्विज आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उदाहरण स्वरूप दीक्षा जो है हमारे सरकारी विद्यालय में इसका उपयोग होता है। NPTEL किसके लिए है, तो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, सभी आपका सरकारी है। स्वयं इसमें क्या होता है, तो मुफ्त कोर्स और प्रमाण पत्र मिलता है। यूट्यूब पर हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वीडियो को देखते हैं। टीच एक्स्ट्रा आपको पता ही है, अपना है। अनअकैडमी है, खान सर का है, ये सभी क्या हो गया आपका निजी प्लेटफॉर्म हो गया, जहां से हम लोग ई लर्निंग करने का काम करते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ई पुस्तक भी कहेंगे या ई टेक्स्ट बुक कहेंगे। क्यों, क्योंकि आप टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे आपने क्या ले रखा है, तो आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट ईयर का नोट्स ले रखा है। ये क्या हुआ आपका ई नोट्स कहलाया, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स कहलाया, जिसे आप अपने एप्लीकेशन पे एक्सेस करने का काम करते हैं। अब आपका मन होगा कि ना गौरव, मेरा डीलेट का एग्जाम खत्म हो गया, हम सीटेट की भी तैयारी आपके साथ में करेंगे, मुझे आप पर विश्वास है, तो आप क्या कीजिएगा, टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे सीटेट वाले बैच को ज्वाइन कीजिएगा। तो आप ई नोट्स के साथ साथ क्या करने लगिएगा, तो ई लर्निंग भी करने लगिएगा। अब वहाँ पे आपका वीडियो भी चलेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, क्विज भी होगा, कोई डाउट होगा तो आप फोन कीजिएगा, पूछिएगा। दैट्स कॉल्ड ई लर्निंग। ई लर्निंग के लाभ क्या हैं, तो आप घर बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं, आपकी समय की बचत होती है, रिकॉर्डिंग वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, और इंटरेक्टिव लर्निंग अर्थात इसके माध्यम से आपको क्विज, PDF, टेस्ट सब मिलता है। उदाहरण स्वरूप आप कहीं मार्केट में गए, 12,000 में अपने बैच को ज्वाइन किया, या फिर सीतामढ़ी में आप 5,000 में बैच को ज्वाइन किए, 6,000 में बैच को ज्वाइन किए। अब जुलाई में एग्जाम नहीं है, मास्टर साहब आराम कर रहे हैं, छोड़ो हटाओ, क्लास होगा चाहे नहीं होगा। या आज आपका क्लास चला, आप अपने एग्जाम में व्यस्त हैं, आपका क्लास गया, परंतु जो भी हमारे ऐसे मित्र हैं जो अभी पिछले 6 दिनों से लगातार अपने इस एग्जाम में व्यस्त हैं, या 8 दिनों से अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त हैं, तो उसमें से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे सीटेट वाले प्लेटफॉर्म पे, तो उनका सारा क्लास क्या होगा, एज लाइक रिकॉर्डिंग के रूप में उनके लिए अवेलेबल होगा। सेम जोश, सेम एनर्जी, सेम चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसी चीज़ को आप कहिएगा कल होके फिर से हम पढ़ाएं, तो यही जोश, यही एनर्जी नहीं हो पाएगा। सेम डिफिनीशन, सेम उदाहरण हमारे मुख्य बिंदु से नहीं निकल पाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य रहेगा। हाँ, खाली लाइन अगर पढ़ते आगे बढ़ते तब तो भाई सेम हो सकता है, पर वो काम तो अपने यहाँ होता नहीं है। तो ई लर्निंग क्या हुआ, एक प्रकार का हमारा ऐसा तकनीक जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की चीज़ों को सीखने का कार्य करते हैं। उस प्रकार के पढ़ाई को, उस प्रकार के शिक्षा को ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि दीक्षा, ये एक सरकारी शिक्षा पोर्टल है। NPTEL ये अपना उच्च शिक्षा के हेतु है। स्वयं विभिन्न प्रकार के मुफ्त कोर्स और सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं, और यूट्यूब पे हम लोग विभिन्न प्रकार के वीडियो को देखते हैं। टीच एक्स्ट्रा एक अपना निजी प्लेटफॉर्म है, इसके विभिन्न प्रकार के लाभ, कहीं से बैठ के हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अब जितना मैंने आपको समझाया है उससे संबंधित मैंने यहाँ पे कुछ डाला है, क्या आप इस प्रश्नों को आप बना पाइएगा। सीखने की योजना एवं विद्यालय के अन्य कार्य के साथ ICT का एकीकरण, लिख दीजिएगा ना। सीखने का योजना मतलब कक्षा कक्ष में पढ़ाई का संचालन करने में कैसे आप उपकरणों का उपयोग करेंगे, लिख दीजिएगा ना। चलिए, भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन में ICT के संसाधन का प्रयोग, आपको जो उदाहरण हम दे रहे थे प्रदर्शन कला का, दृश्य कला का, उसी को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। कोई भी अगर इसमें से आपसे पूछता है तो पहले विषय के बारे में, और इस तीनों विषय का आप लोग एग्जाम दे चुके हैं,
तो पहले विषय के बारे में और फिर वहाँ पे किस प्रकार के आप संसाधन का उपयोग करेंगे, प्रोजेक्टर का, कंप्यूटर का, डिजिटल बोर्ड का, मॉनिटर का, मोबाइल का, प्रिंटर का, सभी को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संलग्न करने का काम कर सकते हैं। अगला है आपका मूल्यांकन में आईसीटी का महत्व एवं उपयोग। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है कि कैसे हम लोग समावेशी शिक्षा में बच्चों का आकलन या मूल्यांकन करते हैं, या फिर मूल्यांकन करने के दौरान कैसे इसके माध्यम से हम लोग एक सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं, जहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, पूरा आपका सामने में कैमरा लगा हुआ है, आप बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, ना आप चोरी कर पाइएगा ना कुछ, आपका समय ऑटोमेटिक चल रहा है, तो सभी हमारा क्या हो गया, मूल्यांकन। परंतु हर एक ताला का चाबी बना होता है, चोरी तो हो ही जाता है, उसे हम और आप चाह के रोक नहीं सकते हैं। इसका सीखने की योजना कहने का तात्पर्य होता है कि जब एक शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में किसी प्रकार के संप्रदायों को पढ़ाने के लिए एक योजना बनाता है और उसके लिए सर्वप्रथम वह अपने कक्षा कक्ष में क्या करता है, अवलोकन करने का कार्य करता है। अवलोकन के माध्यम शिक्षक को ऐसा लगता है कि उसके हिंदी के कक्षा कक्ष में 30 बच्चों में से 5 ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। अब उसके अनुसार शिक्षक अपने पढ़ाने के शैली में या अपने पढ़ाने के तकनीकों में एक बदलाव करते हैं और अपने कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को समझाने के लिए, वह विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को बताने के लिए आईसीटी के विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जिसको आंशिक रूप से देखने में दिखाई दे रहा है, उसके लिए बड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे लेटर को बड़े बड़े अक्षरों के माध्यम से दिखाने का कार्य कर रहे हैं। कोई बच्चा वह सुन नहीं सकता है परंतु वह पढ़ सकता है, तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, उसे बच्चा को पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसे बच्चे हैं जो हमारी बातों को सिर्फ सुन सकता है परंतु देख नहीं सकता है, तो ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से हमारा आईसीटी का एकीकरण होता है बिठाई पढ़ाई के साथ। अब लिख दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ तक में कोई समस्या है, कोई संदेह है, तो कोई डाउट है तो बताने का काम कीजिए, और उसके बाद मैं आपको एक अंतिम प्रारूप में क्या करूँगा, समझाने का काम करूँगा। आइए, अगला है आपका OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। इसका नाम आप लोग सुने हैं क्या? OER, इसका नाम आप लोग सुनने का काम किए हैं? आइए, ओपन एजुकेशन रिसोर्स नाम सुने हैं, वेरी गुड। आइए, कह रहा है ओपन एजुकेशन रिसोर्स एक प्रकार का हमारा ऐसा शैक्षिक संसाधन होते हैं जिसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस करके विभिन्न प्रकार के चीज़ों को सीखने का कार्य करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको ई लर्निंग बताया ना, जहाँ पे हमने दीक्षा एप्लीकेशन का नाम सुना, स्वयं का नाम सुना, NPTEL का नाम हम लोगों ने सुना, वो सभी क्या है आपका OER के अंदर में आता है। जैसे कि ऐसे शैक्षिक संसाधन होते हैं जो मुफ्त में उपलब्ध होते हैं और जिन्हें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उपयोग, साझा, संशोधित और पुनः प्रयोग कर सकता है, जिसपे किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप, अब मुझे NCERT के पुस्तक को पढ़ने का मन है, तो हम NCERT के वेबसाइट पे जाएंगे, पुस्तक को डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे। हमको मन है उस पुस्तक को यहाँ पे दिखा के पढ़ाने का, तो हम पढ़ा सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए उपलब्ध है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखने का कार्य करते हैं ना। चलिए, कह रहा है एगो मित्र कि मेरे इतने करीब आओगी तो समझ जाओ। हैं? तो राज फिल्म का डायलॉग हो गया, तुम मेरे इतने पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा या कर दूंगी। क्या आप लोग पढ़ाई में ना। आइए, NCERT की ई पाठशाला, दीक्षा पोर्टल किसका है? भारत सरकार का है। स्वयं प्लेटफॉर्म किसके लिए? तो मुफ्त हमारा सर्टिफिकेट के लिए, मुफ्त कोर्सेज के लिए। यूट्यूब पर शैक्षणिक वीडियो, उसके लिए आपके पास 1 भी रुपया आपका नहीं लगता है। विकी बुक्स या टीच एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल, AEPS यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से आप लोग अभी जो क्लास देख रहे हैं, अभी एग्जाम से एक रात पहले, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, बिना कुछ पैसे दिए हुए आप लोग चीज़ों को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारा क्या हुआ? OER हुआ। इसके सेवाएं क्या है? निःशुल्क है, खुला लाइसेंस, कोई भी आकर ओपनली कुछ भी बता सकता है, अनुकूल योग है, तकनीक पर आधारित है और सभी के लिए क्या है? सुलभ है, आसान है। इसका महत्व क्या है?
तो शिक्षा का लोकतांत्रिकरण होता है, शिक्षकों को सामग्री बनाने में सहायता करता है, शिक्षण को रोचक और विविधतापूर्वक बनाते हैं और दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को क्या मिलता है यहाँ से, तो लाभ मिलता है। अभी तक आप सभी लोगों ने अपने आपस में खूब बातचीत किया, आपका सुबह का पेपर भी मस्त गया। ऐसे ही आप लोग बातचीत कीजिए और आपके क्लास का ये अंतिम प्रारूप था, अंतिम स्वरूप था। आई होप आपके संपूर्ण एग्जाम में आपके इस चैनल से आपको सपोर्ट अवश्य मिला होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको 2% भी सपोर्ट मिला है तो अवश्य हमारे साथ सीटेट 2025 का शुभ आरंभ कीजिए। बैच तो आपका स्टार्ट है, परंतु 15 जुलाई से फिर से शून्य लेवल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो बैच अभी आपको एप्लीकेशन पर दिख रहा है वही बैच है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और मैं ऐसे एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कैसे जुड़ना है। तो 15 जुलाई से आपका ये पूर्ण रूप से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो आप लोग अवश्य जुड़े। आप लोगों ने इतना कमेंट सेक्शन में इतना अच्छे से बातचीत करके, इतना प्रेम स्नेह अभी के टाइम में शिक्षा के प्रति आपने दिखाया, आपकी सजगता के लिए, आपकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तहे दिल से आप सभी बात करने वाले मित्रों को तहे तहे दिल से धन्यवाद। जो अभी के समय में समकालीन परिवेश में रोजगार के इतने अभाव में आप जो इतने सक्रिय होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, बस इसके माध्यम से अपने भविष्य में हम लोग अपने शिखर की तरफ बढ़ने का काम करेंगे। और इस बार आपको ऐसे ही सद्बुद्धि दे, आप ऐसे ही हमेशा ऑलवेज एक सक्रिय मैत्रीपूर्ण वातावरण अपने पढ़ाई के शैली में बनाने का कार्य करें, जहाँ पे बातों की कमी ना हो, बातों का अभाव ना हो और खूब बातचीत और आनंद के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़े। मेरी ईश्वर से ही कामना है कि आप सभी लोग अपने अपने परिणाम को प्राप्त करें। अगर मन करे तो आप लोग टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे किसी प्रकार के बात से अगर आपको आघात हुआ हो, चोट पहुंचा हो संपूर्ण आपके इस एग्जाम में, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं एक अच्छे और सकारात्मक सोच के साथ अपने द्वितीय वर्ष की तैयारी में और अपने सीटेट की तैयारी में। सेकेंड ईयर का एग्जाम आपका अब अगले वर्ष होगा, तो उसका थोड़ा लेट से हम बैच प्रारंभ करेंगे। अभी मेरा पूर्ण रूप से सीटेट पे फोकस है और बीपीएससी 4.0 पे फोकस है। तो अगर आपको इन संपूर्ण एग्जाम के प्रक्रिया में थोड़ा भी मुझ पर विश्वास हुआ हो तो अवश्य जुड़े। अपने 15 जुलाई से सीटेट के क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन के लिए आपको सीतामढ़ी में क्लास पूरी आना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसे ही जीवन में आप सभी लोग आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत मुझे भी याद करते रहिए और इन संपूर्ण प्रक्रिया में अगर मेरे किसी भी प्रकार के वाक्य से, व्यवहार से आपका मन दिल कुछ भी दुखा हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं फिर अपने एक नए सफ़र में, नए शुरुआत में और आप सभी लोग ऐसे ही सदैव आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, चलिए बाय बाय।